हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग इनकम फ्रॉम सैलरी आफ्टर रिटायरमेंट का थर्ड टॉपिक करते हैं, अर्न लीव सैलरी। अर्न लीव सैलरी क्या होती है पहले वो समझ लेते हैं। अर्नड लीव सैलरी, अर्न लीव सैलरी मतलब ये है जैसे कंपनी, अगर एक्स एम्प्लॉई है वो कंपनी में जब काम करता है तो उसको साल भर में कुछ लीव मिलती हैं। उसे कहा जाता है कि तुम 30 छुट्टियाँ ले लो या फिर 20 छुट्टियाँ ले लो। तो ये मान लेते हैं कि उस कंपनी ने उसको 20 हॉलीडे प्रोवाइड करी है कि तुम 20 छुट्टी तक ले सकते हो, ठीक है। तो 20 छुट्टी प्रोवाइड करी जाती है। तो एक्स ने क्या किया, साल भर 1 ईयर में उसने 16 हॉलीडेज़ ली, मतलब उसने 16 छुट्टियाँ ली किसी भी कारणवश, लेकिन 4 छुट्टियाँ नहीं ली हैं। 16 डेज़ की ली है लेकिन 4 डेज़ की नहीं ली है। तो वो सोचता है कि हम ये भी ले लें, जब हमें 20 छुट्टियाँ पूरे साल भर की मिल रही हैं तो हम ये भी ले लें, हम पूरी 20 कर लें पूरी छुट्टियाँ। लेकिन इनकम टैक्स में रूल है और उसके अकॉर्डिंग कंपनी ये कहती है अगर तुमने 16 छुट्टियाँ ली हैं, 4 छुट्टी नहीं ली हैं, तो इन 4 छुट्टी के तुम्हें पैसे मिलेंगे, इनके तुम्हें सैलरी मिलेगी। इसे कहते हैं अर्न लीव सैलरी। पहले क्या होता था, पहले जब छुट्टियों के पैसे नहीं मिलते थे तो लोग सोचते थे कि 16 छुट्टी ले, तो 4 छुट्टी हमारे फालतू में बर्बाद जाएगी, हम उसको भी ले लेते हैं। लेकिन अब क्या है, अब रूल ये है कि मतलब तुम्हें छुट्टी के भी पैसे, अगर तुम छुट्टी नहीं लोगे तो उसके भी पैसे मिलते हैं, ठीक है। तो कंपनी प्रोवाइड करती, कोई कंपनी 10 डेज़ की प्रोवाइड करती है, कोई 20 डेज़ की प्रोवाइड करती है, मैक्सिमम 30 डेज़ पर ईयर जाता है, ठीक है। तो 30 डेज़ पर ईयर की छुट्टियां प्रोवाइड होती हैं, ठीक है, जिनमें से तुम जितनी भी जब तुम्हें नेसेसरी लगे तो तुम छुट्टियां ले लो, वरना जो छुट्टियां तुम नहीं लोगे उनके तुम्हें पैसे मिलते हैं, उसको कहते हैं अर्न लीव सैलरी, ठीक है। तो कैसे कैलकुलेट करते हैं ये देखते हैं। जैसे सैलरी है, जैसे हम लोग ने पेंशन कैलकुलेट की थी, तो पेंशन में जैसे बेसिक सैलरी, डीए, कमीशन, बोनस, अलाउंसेस और कोई फंड हो तो वो जैसे ऐड होके नेट सैलरी बनती थी हमारी। तो वैसे सैलरी में भी बेसिक सैलरी ले लेंगे हम लोग, ठीक है। डीए ले लेंगे, एक फिगर हम लोग एज्यूम कर लेंगे, ठीक है। कमीशन ले लेंगे, बोनस और एक अलाउंस लिख ले रहे हैं, ऐसे नाम से लिख ले रहे हैं, ठीक है। एचआरए लिख ले रहे हैं अब तो, एचआरए, ठीक है। तो एक एचआरए जो वैल्यू है कैलकुलेशन के बाद हम लिखेंगे, तो ये दिया है 3000 का, 30,000 पर मंथ। डीए हमारा 3000 पर मंथ, कमीशन है 20,000, बोनस है 2,000 पर मंथ, और एचआरए कैलकुलेशन के बाद निकल के आया हमारा 5,000, ठीक है। तो जब हम लोग नेट सैलरी निकालेंगे तो कैसे निकालते हैं, सैलरी लिख लेते हैं, इसके आगे लिख लेंगे 30,000 इंटू 12 कर लेंगे तो यह आ जाएगा हमारा 1,80,000। डीए कैलकुलेट करेंगे कितना आ जाएगा, ये हमारा आएगा 18,000। कमीशन कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आ जाएगा 20,000। बोनस 12,000 और एचआरए 5,000। इनको ऐड करने के बाद हमारी नेट सैलरी आ जाती है, ठीक है। लेकिन क्या करते हैं हम लोग, अगर लीव सैलरी मिलती है, तो हम लोग लीव सैलरी भी ऐड करते हैं, ठीक है। इसमें लीव जो सैलरी होगी, लीव सैलरी मीन्स जो अर्न लीव सैलरी जो हमें कंपनी की तरफ से मिलेगी, जो छुट्टियाँ हमने नहीं ली होंगी उसकी जो सैलरी हमें मिलेगी, उसके जो पैसे होंगे वो कैसे कैलकुलेट करे जाते हैं वो देखते हैं, ठीक है। तो 2 तरीके से हो सकता है लीव सैलरी, 2 तरीके से हो सकती है। एक हम ड्यूरिंग सर्विस टाइम ले सकते हैं, ड्यूरिंग सर्विस टाइम। तो फर्स्ट ड्यूरिंग सर्विस टाइम है, ठीक, मतलब जैसे तुम काम कर रहे हो, एक्स एम्प्लॉई है वो काम कर रहा है, उसने 16-17 में 2015-16 ले रहा है, फिर 7 जो भी फिगर लेना हो
15-16 में उसने 15-16 में काम किया, ठीक है, और उसको कंपनी की तरफ से प्रोवाइड करी गई 20 छुट्टियाँ, ठीक है, कंपनी की तरफ से प्रोवाइड करी गई इसको 20, लेकिन उसने क्या किया, उसने साल भर में सिर्फ 15 छुट्टियाँ करी, 5 छुट्टियाँ नहीं की हैं। तो जो 5 छुट्टियाँ हैं उसके जो पैसे कैलकुलेट करके जो दिए जाएंगे वो जाके यहाँ पर ऐड हो जाएंगे और उस पर एग्जेम्पशन जो होता है वो नहीं मिलता है, ठीक है। तो ये कैसे कैलकुलेट करते हैं, जो 5 डेज़ की जो छुट्टियाँ हैं वो कैसे कैलकुलेट करते हैं वो देखते हैं। तो जैसे 20 डेज़ है, 15 डेज़ और हमें की छुट्टियाँ हमें दे दी गई हैं, हमने ले ली, अब 5 डेज़ बचा है, ठीक है। तो 5 डेज़ की कैसे कैलकुलेशन करेंगे देखते ज़रा। 5 डेज़ की कर लेंगे, जैसे ये है, ये फिगर्स पर मंथ की थी, ठीक है। और जब हम लोग कैलकुलेट करते हैं क्या, जब हम लोग कैलकुलेट करते हैं अर्न लीव सैलरी, तो जो सैलरी इंक्लूड करती है वो 3 चीज़ें हैं, बेसिक सैलरी, DA अंडर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, कंडीशन नेसेसरी है, और कमीशन, ठीक है। तो जब 5 डेज़ की निकाली तो हम लोग पर मंथ की, एक महीने की हम लोग ये देख लेंगे कितनी है। तो 30,000 सैलरी थी हमारी, 3,000 हमारा DA था, और कमीशन जो था वो 20,000 था, उसको हम लोग 12,000 कर ले रहे, ठीक है। 12,000 था तो ये हमारा हो जाएगा 1,000। जब 1,000 आ जाएगा तो ये हमारा जो ऐड करने के बाद जो फिगर आएगा 34,000, ये हमारी सैलरी बन जाएगी। ये बेसिक सैलरी थी, ये DA था, ये कमीशन ऐड करने के बाद आ गया हमारी बेसिक सैलरी, सॉरी सैलरी आ गई, ठीक है। तो जो सैलरी है ये एक महीने की है, तो अब इसमें से हम लोग 5 डेज़ का निकाल लेंगे, कितना निकलेगा, अपॉन 5 कर लेंगे इसमें, जो 5 से कर लेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा ये 6,800। तो जो 6,800 यहाँ पर मेंशन करेंगे, यहाँ पर ये 6,800 फुल्ली टैक्सेबल होगा इन द हैंड्स ऑफ बोथ द एम्प्लॉयमेंट, जो भी टाइप्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट होगा, चाहे वो गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो चाहे वो नॉन गवर्नमेंट हो, दोनों में फुल्ली टैक्सेबल होता है, कोई एग्जेम्पशन नहीं मिलता है, क्योंकि तुमने अब ड्यूरिंग द सर्विस टाइम तुमने अपनी लीव कैश करा ली है, जो लीव अर्न सैलरी तुमने उसको कैश करा लिया है, ठीक है। तो इस पर एग्जेम्पशन जो होता है, एग्जेम्प्ट जो पार्ट है वो होता है निल, ठीक है। और फिर इन सबको ऐड करने के बाद तुम्हारी जो सैलरी बनती है तुम्हारी होती है ग्रॉस सैलरी, इसके बाद SD माइनस करके हमारी टैक्सेबल सैलरी आ जाती है, ठीक है। तो ये था हमारा लीव सैलरी, वो वाला पार्ट जब हम लोग एनकैश कराते हैं ड्यूरिंग द सर्विस टाइम। अब सेकेंड टॉप पार्ट करते हैं जब हम लोग लीव एनकैश कराएंगे आफ्टर रिटायरमेंट, मतलब हमने अपने सर्विस के टाइम पे हमने अपनी लीव सैलरी नहीं ली और हमने उसको आफ्टर रिटायरमेंट लिया, मतलब कंपनी ने जो कंपनी स्टार्टिंग से जब से हमने जॉब करना स्टार्ट किया उसमें से वो जोड़ रही थी, हमारी जितनी भी हमने छुट्टियाँ ली थी, उसके पैसे बन रहे थे, उसको तब पैसे वो प्रोवाइड हमें देगी जब हमारा रिटायरमेंट हो जाएगा, ठीक है। तो अब वो वाला पार्ट करते हैं, उसके 2 अलग अलग केसेस हैं, उसमें गवर्नमेंट के लिए अलग ही रूल है और नॉन गवर्नमेंट के लिए अलग रूल है, ठीक है। लेकिन जैसे देखते हैं कि इसमें क्या था, अगर हम लोग ड्यूरिंग द सर्विस टाइम करा रहे थे, इसमें गवर्नमेंट एम्प्लॉई हो चाहे नॉन गवर्नमेंट हो, दोनों के लिए टैक्सेबल होता है। लेकिन अगर आफ्टर रिटायरमेंट हम लोग एनकैश करा रहे हैं तो उसके लिए 2 अलग अलग रूल्स हैं, वो देखते हैं। तो अब देखते हैं एनकैशमेंट आफ्टर रिटायरमेंट, ठीक है। एनकैश करा रहे हैं जब हमारा रिटायरमेंट हो रहा है, तो उसमें 2 केसेस हैं, गवर्नमेंट के लिए अलग है और नॉन गवर्नमेंट के लिए अलग है। तो गवर्नमेंट अगर एम्प्लॉई होगा, अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉई जो है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, तो उसके लिए क्या है रूल है, उसके लिए फुल एग्जेम्पशन में हो जाता है, उसको फुल एग्जेम्प्ट हो जाती है, उसकी जो भी अर्न लीव होगी वो फुल्ली एग्जेम्प्ट हो जाती है। लेकिन अगर नॉन गवर्नमेंट है, तो जैसे HRA में 3 रूल्स लगते थे, पेंशन में रूल था और ग्रेच्युटी में 3 रूल्स थे, तो वैसे अब इसमें 4 रूल्स हैं। जो रूल है एक लीस्ट द फॉलोइंग, उसके अंदर 4
वो आती हैं, 4 मेंशन कंडीशंस हैं, ठीक है। तो 4 कौन से रूल्स हैं देखते हैं। रूल लिख लेते हैं, लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग शैल बी एग्जेम्प्टेड, लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग शैल बी एग्जेम्प्टेड। तो फर्स्ट रूल है मैक्सिमम ऑफ 10 मंथ सैलरी ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज सैलरी ड्रॉन, ठीक है। तो मैक्सिमम ऑफ 10 मंथ्स सैलरी ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज सैलरी ड्रॉन, एवरेज सैलरी ड्रॉन, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट रूल हमारा। तो फर्स्ट रूल है मैक्सिमम 10 मंथ की सैलरी कैलकुलेट करनी है एवरेज सैलरी पे, जो हमने पिछले प्रीसीडिंग 10 मंथ्स में जो हमने सैलरी कमाई है उसका हम लोग एवरेज सैलरी निकालेंगे, ठीक है। जैसे हम लोग ग्रेजुएटी में कर रहे थे, जो प्रीवियस 10 मंथ्स इमीडिएटली प्रीसीडिंग जो 10 मंथ्स थे उनकी जो सैलरी होती थी उसका हम लोग एवरेज निकाल के फिर हाफ करते थे। यहाँ पर हाफ वाला पार्ट नहीं आएगा, यहाँ सिर्फ एवरेज पार्ट है, ठीक है। सेकेंड रूल है जो एवरेज सैलरी जो यहाँ से हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, जो अमाउंट हमारी सैलरी कैलकुलेट होगी, या फिर लिख ले रहे अमाउंट ऑफ एवरेज, नहीं लिख ले रहे अमाउंट ऑफ सैलरी ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज सैलरी फॉर approved पीरियड। तो अप्रूव्ड पीरियड मीन्स क्या होता था? अप्रूव्ड पीरियड मीन्स ये है कि जितने साल के लिए उसने छुट्टियां नहीं ली होंगी, जितना टाइम के लिए छुट्टी नहीं ली होगी, जैसे 30 डेज पर ईयर था, तो 30 डेज़ में से मान लीजिए उसने सिर्फ 10 छुट्टियाँ ली, सिर्फ 10 डेज़ की छुट्टियाँ ली हैं, 20 दिन छुट्टियाँ नहीं ली हैं। तो जो 20 दिन की जो छुट्टियाँ नहीं ली हैं वो हर साल कैलकुलेट होती रहेगी, ठीक है। इसको एक्यूमुलेट करते रहेंगे कंपनी वाले, ठीक है, ताकि वो आफ्टर रिटायरमेंट हमें इकट्ठा उसका पैसा मिल सके, ठीक है। तो जो अप्रूव्ड पीरियड है ये वो पीरियड होगा जो हमें टोटल हो जाएगा आखिरी में आफ्टर रिटायरमेंट, जो टोटल जो छुट्टियाँ वो होंगी जो हमने नहीं ली होंगी, ठीक है। थर्ड रूल जो है, जैसे 20 लाख की लिमिट थी ग्रेजुएटी में, वैसे यहाँ पे लिमिट है 3 लाख की, ठीक है। तो ये हो गया थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट है अमाउंट रिसीव्ड। अमाउंट रिसीव्ड, तो मैक्सिमम और 10 मंथ सैलरी ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज सैलरी ड्रॉन, अमाउंट ऑफ सैलरी ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज सैलरी फॉर अप्रूव्ड पीरियड। थर्ड रूल है 3 लाख, फोर्थ रूल है अमाउंट रिसीव्ड, ठीक है। क्लियर है सारे पॉइंट? अब समझ लेते हैं कि कैसे कैलकुलेशन इसकी करी जाएगी। इसके पहले देख लेते हैं कि सैलरी क्या कैसे कैलकुलेट करी जाती है। तो सैलरी इंक्लूड्स, क्या क्या इंक्लूड करेगी? फर्स्ट पॉइंट है बेसिक सैलरी, बता तो दिया लेकिन तभी नोट कर लीजिए सब लोग आप। सेकेंड है डीए, कंडीशन नेसेसरी है, इफ फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ अ सैलरी, फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ सैलरी। ये कंडीशन भी हो सकती है और कंडीशन ये भी हो सकती है अंडर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, ये भी कंडीशन हो सकती है। और थर्ड रूल है कमीशन, ठीक है। फिक्स परसेंटेज ऑफ टर्नओवर, ठीक है। ये हो गया। जब इन तीनों के कैलकुलेट कर लेंगे तो हमारा ये जो सैलरी निकल के आएगी ये हमारी होगी सैलरी, ठीक है, सैलरी प्रॉपर सैलरी हो जाएगी। अब कैसे क्या कैलकुलेट करना, जैसे ग्रेजुएटी में क्या होता था, अगर हमें प्रीवियस एम्प्लॉयर से अगर एक साल में 2 एम्प्लॉयर से हमें सैलरी मिली है, तो जो प्रीवियस एम्प्लॉयर की जो हमारी ग्रेजुएटी जो होती थी
ग्रेचुटी मिली है और प्रीवियस एम्प्लॉयर से जो हमें ग्रेचुटी होती थी वो हम लोग माइनस कर देते थे 20 lakhs में, सेम रूल यहाँ पे फॉलो होता है। इसमें भी लिखा है कि व्हेन द एम्प्लॉई रिसीव्स द पेमेंट फ्रॉम मोर देन वन एम्प्लॉयर इन द सेम प्रीवियस ईयर, द मैक्सिमम अमाउंट एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन, जो मतलब 3 lakhs की लिमिट है, जो एग्जेम्पशन अमाउंट हो, अगर बाई चांस हमें रिसीव हो रहा हो 4 lakhs रिसीव हो रहा हो इन द फॉर्म ऑफ अर्न लीव, तो जो 3 lakhs की लिमिट है उससे ज़्यादा नहीं हम लोग एग्जेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हम अगर हम मैक्सिमम ये मान ले रहे कि मैक्सिमम जो है एग्जेम्पशन लिमिट है वो 3 lakhs की है रूल अकॉर्डिंग टू द रूल, लेकिन हमें अर्न लीव मिल जा रही है 4 lakhs की, तो जो एक्सेस 1 lakh होगा वो टैक्सेबल हो जाएगा, लेकिन जो लिमिट है 3 lakhs तक सिर्फ वही लिमिट है। ठीक है, जो 3 lakhs से लिमिट दी गई है वो मैक्सिमम लिमिट है, मतलब एग्जेम्पशन जो लिमिट है अर्न लीव की वो तुम्हें चाहे 5 लाख मिल जाए चाहे 6 लाख मिल जाए आफ्टर इवन आफ्टर रिटायरमेंट, ओनली 3 lakhs ओनली अमाउंट टिल 3 lakhs इज एग्जेम्प्टेड। ठीक है, अगर कोई एक्सेस अमाउंट जा रहा है वो पार्ट टैक्सेबल हो जाएगा। जैसे अज्यूम कर ले रहे कि हमें अर्न लीव मिली है 4,50,000, लेकिन अकॉर्डिंग टू द रूल 3 lakhs लिमिट है, इसे कहते हैं थ्रेशोल्ड लिमिट या फिर कह लो मैक्सिमम लिमिट। ठीक है, तो सिर्फ 3 lakhs तक एग्जेम्प्ट हो सकता है। जो ये एक्सेस जा रहा है 1,05,000 का, 1,05,000 का जो ये एक्सेस जा रहा है ना, ये टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, अब इसका एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग। इसका एक क्वेश्चन कर रहे हैं, या फिर इसका एक पहला चार्ट बना लो, ज़्यादा क्लियर हो जाएगा पॉइंट। इसमें लिख लो लीव एनकैशमेंट सैलरी। तो अगर ड्यूरिंग सर्विस है, एनकैशमेंट ड्यूरिंग सर्विस है, तो वो टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक, फॉर ऑल एम्प्लॉइज, गवर्नमेंट नॉन गवर्नमेंट बोथ। ठीक है, लेकिन अगर आफ्टर रिटायरमेंट है, आफ्टर रिटायरमेंट, तो इसके लिए 2 अलग रूल्स हैं। क्या रूल है? गवर्नमेंट के लिए एग्जेम्प्ट और नॉन गवर्नमेंट के लिए रूल्स हैं। रूल्स हम पहले लिखवा चुके हैं। अब इसमें देखते हैं क्वेश्चन, इसका फर्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं। एक एग्जांपल में एक हिंट हो जाएगी कैसे कैलकुलेट करा जाता है। तो क्वेश्चन मेंशन है, श्री ओम प्रकाश वॉज एन एम्प्लॉय ऑफ अ कंपनी। तो श्री प्रकाश नाम है एम्प्लॉय का। ठीक है, ही सॉट प्री मैच्योर रिटायरमेंट आफ्टर सर्विस ऑन, उन्होंने रिटायरमेंट कब लिया है? 1 नवंबर को। तो रिटायर हुए हैं 1 नवंबर, ईयर है 2018। तो रिटायर हो गए हैं 1 नवंबर 2018 को आफ्टर कंप्लीटिंग 25 ईयर्स ऑफ सर्विस। तो 25 ईयर्स ऑफ सर्विस है उनकी। ठीक है, फिर लिखा है फ्रॉम 1 अगस्त 2017 हिज पे स्केल वॉज 18,924.30। तो पे स्केल दिया है उनका 18,924,300, ये पे स्केल है उनका। ठीक है, लिखा आफ्टर ही वॉज गेटिंग DNS अलाउंस ऑफ 1800, तो DA मिल रहा था, कंडीशन मेंशन है 1800 का पर मंथ। ठीक है, फिर लिखा है कि विच वॉज ट्रीटेड एज सैलरी फॉर द पर्पज ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट। ही हैड 7 months अर्न लीव टू हिज क्रेडिट ऑन द बेसिस ऑफ 30 days पर मंथ पर ईयर। ठीक है, तो 7 months की उनके पास अप्रूव्ड था,
7 मंथ्स अप्रूव्ड थे उनके पास कि उन्होंने छुट्टी नहीं ली है। टोटल जो उनके पूरे 25 ईयर्स ऑफ सर्विस में टोटल जो छुट्टियाँ थी उनके 7 मंथ में बराबर हो रही थी, ठीक है, तो वो अप्रूव्ड हो गया था। Hence he was paid 1,32,300 as salary and 12,600 as DNS allowance. तो इसके लिए उनको 1,32,300 सैलरी मिल रही थी और 12,600 DA मिल रहा था, ठीक है। फिर देख के क्या कहा जा रहा है इसमें, कंप्यूट द अमाउंट एग्जेम्प्टेड रिगार्डिंग एनकैशमेंट ऑफ अर्न लीव फॉर असेसमेंट ईयर इफ ही जॉइन अनदर कंपनी ऑन 1 जनवरी 2019 एट 22,500। तो फर्स्ट जो रूल है उसमें रूल ये है कि मैक्सिमम 10 मंथ सैलरी, ठीक है। तो पहले तो ये समझ लो, आज पहले ये समझा दे रहे हैं कि पे स्केल कैसे होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन जो पूरा है इसको हम नेक्स्ट टर्म में कराएंगे। पहले समझ लो पे स्केल कैसे कैलकुलेट करी जाती है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में नोट कर लेना। पे स्केल जो है वो 1 अगस्त से इफेक्ट कर रहा है, 1 अगस्त 2018 से 17 से इफेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये सैलरी का पे स्केल है। एक चीज़ और समझ लें कि जो सैलरी है ऐसे कैलकुलेट करी जाएगी इन चीज़ों से। तो पहले लिखा हुआ है कि 18,000 डैश 924,300, ठीक है। लिखा है कि 18,000 एक साल तो सैलरी रहेगी 1 अगस्त से 2017 से लेकर 31 जुलाई 2018 तक उसकी सैलरी सिर्फ 18,000 रहेगी। लेकिन जैसे 1 अगस्त 2018 आएगा उसकी सैलरी 900 से इंक्रीज होके 18,900 बन जाएगी। फिर वो एक साल तक रहेगी 31 जुलाई 2019। मतलब उसकी सैलरी 900 से तब तक इंक्रीज होगी जब तक उसकी सैलरी टोटल 24,900 ना बन जाए, ठीक है। तो हर साल 900 से इंक्रीज होगी सैलरी तब तक जब तक उसकी टोटल सैलरी 24,300 ना बन जाए, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के लिए 2 रूल्स देखो क्लियर है, थर्ड और फोर्थ वाला रूल। थर्ड रूल जो है वो मैक्सिमम लिमिट है, वो 3 लाख की है, वो तो क्लियर है हमारी। और जो फोर्थ रूल एक्चुअल रिसीव्ड अमाउंट जो है वो एक्चुअल रिसीव जो अमाउंट है वो हमें मिल रहा है कंपनी की तरफ से इन द फॉर्म ऑफ अर्न लीव सैलरी, वो है 1,44,900 का, ठीक है। इसको कैलकुलेट करा जाएगा। कैसे कैलकुलेट करेंगे वो हम लोग नेक्स्ट टर्म में सीखेंगे। आज के लिए इतना ही रख रहे हैं। आज थ्योरेटिकल पार्ट हमने अर्न लीव सैलरी का क्लियर कर दिया है, इसको समझ लीजिएगा अच्छे से, रूल्स बिल्कुल प्रॉपर तरीके से याद कर लीजिएगा। और ये जो हमने पे स्केल कैलकुलेट करना सिखाया है इसको समझ लीजिएगा। नेक्स्ट टर्म में उसका क्वेश्चन लगाएंगे, ठीक है। और जो भी डाउट्स होंगे उसको हम लोग लाइव क्लास में क्लियर करेंगे। थैंक यू।